हम ग्रेविटेशन की और ग्रेविटेशन क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज हम डेली लाइफ से शुरू करते हैं हर बार और हर बार करेंगे, ठीक है। तो आपने स्टोन को देखा होगा, पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। तो पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो पहली बात तो ये कि पत्थर कर रहा है मोशन, और हमने पढ़ा है कि मोशन करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, या कोई ना कोई फोर्स अप्लाई जरूर होता है जिसके कारण मोशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो पत्थर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें की मोशन आ रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशन फोर्स ही है। अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। अभी हम समझते हैं, 2 मिनट रुको। देखो, आइजैक न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने ये बवाल खड़ा करा था। उन्होंने उनके सामने, उनकी खिड़की के बाहर एक एप्पल ट्री था, वो एप्पल ट्री से एक एप्पल गिरा, टूट के गिरा, ठीक है। तो गिरा तो उनको समझ में आया कि ये एप्पल क्यों गिर रहा है। तो वहां से उन्होंने बताया था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है। हमने फोर्स 2 प्रकार के हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, ठीक। तो एक बात, सिर्फ वही नहीं, वो पत्थर ही नहीं, जो हमारा अर्थ के आसपास पूरा एटमॉस्फेयर है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। जो हमारी रेनफॉल होती है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। जो हमारे माउंटेन्स हैं, अर्थ के ऊपर माउंटेन से जो रिवर निकलती है, नीचे की ओर बहती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। जब तक कि अपन जो ये यहां पर खड़े हैं अर्थ के ऊपर, अपन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही खड़े हैं। तो क्या सर सिर्फ अर्थ लगाती है क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ की सेंटर की ओर ही हम खींचे जाते हैं क्या? ऐसा वैसा तो फिर हम तो खींचे ही जाना चाहिए, फिर हम इधर उधर क्यों मोशन करते हैं? तो एक बात जान लो, आप अगर 2 भाई हो और आपके पिताजी हैं, तो आपके भाई का पिताजी के साथ भी रिलेशन है, आपका आपके पिताजी के साथ भी रिलेशन है। तो क्या आपका और आपके भाई के बीच में रिलेशन नहीं है? हाँ जी है, आप भी तो भाई हो एक दूसरे के, तो ये रिलेशन है। ऐसे ही हम अगर अर्थ पे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, तो मेरा और अर्थ का रिलेशन भी है, आप और आपका और अर्थ का रिलेशन भी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आप दोनों के बीच में भी लग रहा है, मेरे और अर्थ के बीच में भी लग रहा है। तो क्या मेरे और आपके बीच में भी कोई फोर्स लग रहा होगा? हाँ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये बात ध्यान रखना है कि सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये आज से भूल जाना कि अर्थ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं, 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच में एक फोर्स लगता ही लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सर अर्थ, आपने बोला स्टोन को हमने, स्टोन जो है वो अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, मतलब स्टोन में मोशन होता है, मतलब उनके बीच में फोर्स लग रहा है, मतलब स्टोन में मोशन हो रहा है। चलिए माना कि फोर्स दिख रहा है हमको कि हाँ भैया ये मोशन हो रहा है, मतलब खींच रही है अर्थ, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, मतलब चलो फोर्स लग रहा है। तो मैं और आप क्यों नहीं खींचे जाते की ओर? क्यों? क्योंकि हमारे मास बहुत कम है। एक बात समझो, मैं अपन फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स के बाद, तो मेरी बात सुनो कि आप एक स्टोन का और प्रोडक्ट होता है, मास का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो स्टोन का मास और अर्थ का मास, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो वो जो फोर्स है वो बहुत बड़ा फोर्स है, जिसके कारण वो हमको दिखाई देता है कि हाँ ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। बात ध्यान में रखना कि जितना फोर्स अर्थ स्टोन के ऊपर लगा रही है
उतना ही फोर्स स्टोन अर्थ के ऊपर भी लगा रहा है। पर क्या हो रहा है कि स्टोन का मास कम है, इसके कारण अर्थ स्टोन को अपनी ओर खींच रही है। तो क्या सर अर्थ भी डिस्प्लेस होती है? हाँ जी, बहुत माइनर होती है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। या आपने कंजर्वेशन, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है एक लेक्चर डाला है, वीडियो लेक्चर, वो जरूर देखना, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसका मास ज्यादा होने पे कैसे वेलोसिटी उसकी कम होती है, जिसकी मास कम होने पर कैसे वेलोसिटी ज्यादा होती है। ये फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझना। तो सर हम दोनों क्यों नहीं खींचे जाते? क्योंकि हम दोनों के मास का अगर प्रोडक्ट करोगे ना तो इत्तू सा आएगा, और अर्थ इतनी बड़ी है उसका मास, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे बीच का फोर्स दिखता नहीं है एकदम, और अर्थ और स्टोन के बीच का फोर्स दिखता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी एग्जांपल्स, एटमॉस्फेयर, रेनफॉल, माउंटेन से जो रिवर्स बहती है, उसके बाद हम खुद खड़े हैं, है ना, स्टोन का फॉलिंग, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। और चाहे जितने दो ऑब्जेक्ट उठाओ जिनके पास मास है, वहां पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बता दोगे। आप है, आपकी पेंसिल है, आपका पेन है, आप और आपकी पेंसिल पेन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई अर्थ का रोल नहीं है, ठीक है। अर्थ तो क्या है, एक अर्थ भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, तो उसके और स्टोन के बीच में, स्टोन क्या है, एक मास है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बस कम ज्यादा लगता है, इसका फर्क रहता है। तो क्या सर अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के बीच में भी लगता है? हाँ जी। सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच में भी लगता है? हाँ जी। अर्थ और जो अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूम रहा है उनके बीच भी लगता है कि? हाँ जी। तो जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है कौन, मून और अर्थ के बीच में भी लगता है? हाँ जी। सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं हम, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है। तो अब क्या सर हम एक न्यूमेरिकल, एक मैथमेटिकली जाके देख लें कि किस तरीके से हम जज करेंगे कि कैसे मास का प्रोडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला बनता है। चलो ओके, सो अब हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकली कैसे फॉर्मूला आएगा। तो यह होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो है उसको पहले पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, वहां से आएगा। देखो क्या है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच other body with a force which is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। समझ में आ रही बात? देखो दो मास है कोई भी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अर्थ ही खींचती है, ये बात ध्यान रखना। ये ए है बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनका ये मास सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर से जो फोर्स हमने पढ़ा है कि अर्थ का सेंटर से लगता है, तो वो जो स्टोन था ना, स्टोन के भी सेंटर से आता है, ठीक है। तो ये सेंटर से लेके ये डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ये आर है, मान लो स्मॉल आर, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2। तो अब ध्यान रखना कि जो इनके मासेस है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके सेंटर्स की डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम? फोर्स, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ से डिनोट कर लो इसको, ठीक है, या फिर फोर्स एफ से डिनोट होता है, ठीक है। तो एक फोर्स ही है, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। बात समझ में आई? ये न्यूमेरिकली ये आया है, ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ inversely proportional to the square of the distance between them। तो inversely proportional to the distance between them, ठीक है, square of distance between them and directly proportional to the masses, product of masses, ठीक है।
तो ये आया और ये अपन ने हटाया तो यहाँ पे आई जी, ये जी की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से निकलता है। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का आप फॉर्मूला, आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। ये मास है, फोर्स है, तो एग्जैक्टली वो तो रहेगा न्यूटन। क्या रहेगा? फोर्स को तो आप न्यूटन ही बोलोगे, ठीक है। तो आप ये जी का यूनिट निकाल सकते हो क्या? हाँ जी। तो चलिए जी पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। ओके, सो चलो ये एक बार देख लेते हैं हम फिर से एक बार कि ये हुआ हमारा एक मास, ये हुआ हमारा दूसरा मास, ये हुई इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये r हुई इनका, इसका मास m1, इसका मास m2। तो क्या देखा हमने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये मासेस जितने ज्यादा होंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन देम ये दोनों ही इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है, आपस में। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमको मिला क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्या सर हमको पता है ये तो फोर्स है, कोई सा भी फोर्स हो उसकी यूनिट काय में आएगी? हमारी न्यूटन में आएगी। तो क्या सर हम इस जी की यूनिट निकाल सकते हैं? हाँ जी। तो जी को एक साइड है तो जी को इस साइड ले आते हैं, ठीक है, और सबको बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो यहां पे एफ क्या है? फोर्स है, फोर्स की न्यूटन। ये क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मीटर में आएगी, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और ये मासेस है m1 और m2, तो m1 का kg, m2 का kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर। तो क्या है यूनिट हमारी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, ठीक है। तो जी की यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुई आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। और